के इलेक्शन होने वाले हैं, इसी के साथ 4 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी होने वाले हैं। हाल ही में ही हमने देखा कि जो 5 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, वहां पर इन राज्यों की विधानसभाओं की चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। सभी चुनाव एक साथ कराए जाए, यानी वन नेशन वन इलेक्शन की डिमांड होती रही है और यही कारण है कि सितंबर 2023 में जो केंद्र सरकार है उसने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए। नमस्कार। वर्तमान में जो लोकसभा है, उस लोकसभा का जो कार्यकाल है 4 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। उसके पहले लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं और ये जो लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, इसी के साथ 4 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी होने वाले हैं। हाल ही में ही हमने देखा कि जो 5 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, वहां पर इन राज्यों की विधानसभाओं की चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। ये चुनाव अलग हुए, अब लोकसभा के चुनाव अलग से होने वाले हैं। अब ऐसी स्थिति में कई बार यह मांग होती रही है कि क्यों ना सभी चुनाव एक साथ कराए जाए, यानी वन नेशन वन इलेक्शन की डिमांड होती रही है और यही कारण है कि सितंबर 2023 में जो केंद्र सरकार है उसने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए। हालांकि अभी भी सरकार किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, लेकिन अब चूंकि चुनाव बहुत करीब हैं तो एक बार फिर इस मुद्दे का चर्चा में आना स्वाभाविक है। मैं आपको यह बताऊं कि जो वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, इसके समक्ष चुनौतियां कितनी हैं, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिरकार जो हमारे देश में कितने चुनाव होते हैं और उन चुनावों को कौन सी एजेंसी कराती है, उसकी प्रक्रिया क्या है, तो उसको थोड़ा संक्षिप्त में मैं बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले केंद्र की ओर यदि देखा जाए तो वहां पर जो संसद है, संसद का अंग कौन है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो यहां पर जो चुनाव होता है वो लोकसभा का होता है, जिसे जो देश के नागरिक हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। और राज्यसभा है जिसे जो है उच्च सदन बोलते हैं और उस सदन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, यानी कहने का मतलब जो जनता है उनको डायरेक्ट नहीं चुनती है। इसी तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव भी डायरेक्टली जनता के द्वारा नहीं होता है। चुनाव आयोग ही उसका चुनाव कराता है, लेकिन डायरेक्टली उसका चुनाव नहीं होता। यह कहने का मतलब जो जनता की सीधे सीधे उसमें भागीदारी नहीं होती। जो अब राष्ट्रपति का चुनाव होना है तो जो लोकसभा, राज्यसभा और जो विधानसभा के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमएलएज हैं, वो जो है उनका चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव चुनाव करते हैं। ऐसी स्थिति में जो मुख्य तौर पर डायरेक्टली जिनका प्रत्यक्ष तौर पर जो चुनाव होता है वो है लोकसभा के सदस्य, यानी लोकसभा का चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो इलेक्शन कमीशन की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसी तरह हम थोड़ा राज्य में देखना चाहेंगे। जो हमारे देश में 28 राज्य हैं, उन राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव जो है केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है। इन दोनों के लोकसभा के चुनाव और जो राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव जो है केंद्रीय इलेक्शन कमीशन कराता है। अब जो है ये दोनों प्रक्रिया है। इसके अलावा 1993 में केंद्र सरकार ने, या कहा जाए कि पार्लियामेंट ने एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जिसे 73rd और 74th
जो 2 अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आई, जो लोकल बॉडीज में अमेंडमेंट किया गया। 73rd के माध्यम से जो रूरल एरियाज हैं वहां पर पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, और 74th जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके माध्यम से अर्बन इलाकों के लिए जो है लोकल बॉडीज के इलेक्शन का प्रोविजन किया गया। और कई नियम तो सरकार ने इस अमेंडमेंट एक्ट में बना दिए, लेकिन कुछ चीजों में जो राज्य सरकारें हैं उनको लिबर्टी दी गई कि वो खुद जो है उसके नियम बनाएं और जो है उसका चुनाव कराएं। ऐसी स्थिति में उसके लिए हर राज्य ने क्या किया, जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया, और उसका चुनाव जो लोकल बॉडीज हैं यानी पंचायती राज के तहत जो जिला पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनका चुनाव कराना, और अर्बन इलाकों में जो है जो नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, परिषदें हैं, उनका चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग को दी गई। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो चुनाव है वो चुनाव ये 2 एजेंसीज कराती हैं और अलग अलग समय पे चुनाव कराया जाता है। तो ये एक जो है चुनाव की प्रक्रिया है जिसके बारे में मैंने बताया। अब ये जो चुनाव होते हैं देश में, लोकसभा का जब चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव हो तो उसमें बहुत सारा पैसा लगता है और संसाधन लगते हैं। इसके अलावा मशीनरी लगती है, जो प्रशासनिक मशीनरी है, पुलिस फोर्स है, रिजर्व पुलिस फोर्स है, इन सबको तैनात किया जाता है, फिर ये चुनाव संपन्न होते हैं। कहने का मतलब हर चुनाव बेहद खर्चीला होता है। अब मैं आपको बता दूं, जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ उसके तहत जो पहले चुनाव लोकसभा के चुनाव हुए 1952 में चुनाव हुए, उस दौरान देश के सभी राज्यों और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए। उसके बाद भी 3 बार यानी 1967 तक जो है राज्य विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव जो है साथ साथ हुए। उसके बाद चूंकि विधानसभाओं के गठन का और उनके भंग होने का जो समय रहा वो बदला, और बदलने के साथ साथ जो है विधानसभाओं के चुनाव अलग होने लगे। ऐसी स्थिति में ये जो प्रक्रिया है बेहद खर्चीली साबित हुई। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार ये जो चुनाव है, ये चुनाव कितना खर्चीला है। यानी इसके जो है कहना चाहिए कि यदि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लागू किया जाए देश में तो उससे क्या क्या फायदा हो सकता है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगा कि जो चुनाव है इससे जो है यदि एक साथ चुनाव होते हैं, विधानसभा, लोकसभा और ये लोकल बॉडीज की यदि चुनाव एक साथ कराए जाएं, इनको कराना संभव है कि नहीं, किस तरीके से कराया जाएगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उस पर भी मैं संक्षिप्त में बात करूंगा। लेकिन यदि एक साथ ये चुनाव कराए जाते हैं तो सबसे बड़ा फायदा होगा कि इसका जो व्यय है वो कम हो जाएगा। किस तरीके से कम हो जाएगा, देखिए अभी जो पहला 1952 में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें जो खर्चा आया था वो 11 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। लेकिन यदि इसको हम कंपेयर करें 2019 में जो पिछले लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें इसका जो चुनाव का खर्च देखा जाए वो था 60,000 करोड़ रुपए का। और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि इसमें यदि खाली सरकारी खर्च को देखा जाए, जो ईवीएम और सरकारी मशीनरी में जो व्यय हुआ वो था 4,000 करोड़ रुपए का। देखिए कितना अंतर हो चुका है, कितना धन इसमें सिर्फ एक चुनाव में लगता है। ऐसी स्थिति में जब हम अलग अलग चुनाव कराते हैं तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना ज्यादा खर्चीला हो जाएगा। तो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है कि जो व्यय है, जो खर्च है, उसमें कमी की जा सकती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो है बिंदु है वो ये है कि जो प्रशासनिक दक्षता है, देखिए कोई भी चुनाव की जो प्रक्रिया है वो 45 से 60 दिनों की होती है। यानी चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होता है, फिर चुनाव आचार संहिता लागू होती है, फिर नॉमिनेशन की डेट होती है, नॉमिनेशन के बाद फिर इलेक्शन की डेट होती है, इलेक्शन के बाद उसकी मतगणना, मतगणना के बाद उसकी घोषणा। तो ये सारी चीजें जो है, ये जो पूरी प्रक्रिया है वो 45 दिन से लेकर के 60 दिन की होती है। ऐसी स्थिति में जो समय है, समय कितना बर्बाद हो रहा है, इसमें सरकारी कर्मचारी लगते हैं, इसमें सरकारी पूरी मशीनरी लगती है, इसमें रिजर्व पुलिस फोर्स यानी पूरा जो प्रशासनिक तंत्र है वो उसमें लगता है। और जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो यह भी समझने की जरूरत है, चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है।
ऐसी स्थिति में आचार संहिता के दौरान कोई भी नया कार्य, विकास का कार्य जो है सरकार नहीं कर सकती है। कहने का मतलब जितने भी विकास के कार्य हैं सब पेंडिंग हो जाते हैं, क्योंकि सरकारी मशीनरी इस काम में लग जाती है चुनाव में। तो ऐसी स्थिति में जो बाकी के कार्य हैं, जो कहना चाहिए जो प्रियोरिटीज हैं, जो सरकारी तंत्र की प्रियोरिटीज हैं, सरकार की प्रियोरिटीज हैं, वो सब बदल जाती हैं, चुनाव पे फोकस हो जाता है और जितने विकास कार्य हैं वो सब पेंडिंग हो जाते हैं, उनकी गति धीमी हो जाती है। तो ये क्या होगा कि सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो यही होगा कि ये जो प्रशासनिक क्षमता है, जो दक्षता है, वो सशक्त हो जाएगी। इसके अलावा जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है संसाधनों की और समय की बचत होगी। अब आप देखिए, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो पूरा किस तरीके से उसके लिए जो है वोटर आईडी कार्ड पूरे देश में बनाए जाते हैं, पूरा एक जो मतदाता पहचान पत्र बनाने का पूरा जो है एक प्रोसेस चलता है, पूरा अभियान चलता है, और उसमें सरकारी कर्मचारियों को लगाया जाता है, शिक्षकों को लगाया जाता है, अन्य विभाग के कर्मचारियों को लगाया जाता है। तो ये एक लंबी अवधि तक ये प्रक्रिया चलती है। इसके बाद ये पूरी मशीनरी को लगा करके वो पूरा चुनाव कराया जाता है। इसके बाद ये विधानसभा के चुनाव होने हैं तो उसमें भी वही प्रक्रिया जो है दोहराई जाती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि चूंकि लोकल बॉडीज का जो चुनाव होता है उसके लिए एक बार फिर मतदाता पहचान पत्र बनाए जाते हैं, मतदाता सूची तैयार की जाती है। तो वो भी एक बहुत ही लंबी और उबाऊ प्रक्रिया है, जिसमें पैसा भी लगता है, समय भी लगता है, संसाधन भी झोंके जाते हैं। तो इनको एक चुनाव करा करके, एक समय में चुनाव करा करके इन संसाधनों की और समय की बचत हो सकती है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है यहां पर कि ये लोकसभा, राज्यसभा और साथ में स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कैसे कराए जा सकते हैं, यह सवाल आपके मन में पैदा हो रहा होगा। तो इसमें ऐसी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है कि सपोज करिए कि एक ही साथ इन तीनों के चुनाव कराए जाएं और एक ही रूम में 3 अलग अलग जो है बूथ बनाए जाएं, और बूथ बना करके वहां पर एक के लिए मतदाता एक बार अपने घर से निकले और इन तीनों के लिए अपना उसी दौरान सांसद चुने, विधायक चुने और अपना पार्षद चुने। यदि अर्बन एरिया में है या वो उसमें रूरल एरिया में है तो अपना वो पार्षद चुने या काउंसलर चुने और उस दौरान एक बार में ही ये सारा काम कर ले, और उसका भी समय बचेगा, मतदाता का भी समय बचेगा। तो इस तरीके से वो अलग अलग ईवीएम वहां पर रखी जा सकती हैं तीनों के लिए, और एक बार में ही वो तीनों का जो है वोटिंग कर सकता है। अब हमें देखना यह होगा कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, यदि ये कानून पारित हो जाता है, एक बार में ही पूरे देश में चुनाव कराए जाते हैं, तो इसमें चुनौतियां कौन कौन सी आ सकती हैं। तो उन चुनौतियों पर मैं बात करूंगा। सबसे बड़ी जो चुनौती है कि अगर लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो सबसे बड़ा संकट यह हो सकता है कि कल्पना कीजिए कि यदि किसी राज्य विधानसभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में जो हॉर्स ट्रेडिंग है वो बढ़ जाएगी। हालांकि हॉर्स ट्रेडिंग अभी भी होती है, और अभी भी जो है यदि स्पष्ट बहुमत किसी दल को नहीं मिलता है तो भी होती है, लेकिन ऐसी स्थिति में इसके चांसेस एक साथ इलेक्शन होने के बाद और अधिक बढ़ जाएंगे। और इसी तरीके से कि किसी वजह से अगर विधानसभा के प्रति जो वहां का मंत्रिमंडल है प्रदेश का, वो विश्वास खो देता है, ऐसी स्थिति में वहां की सरकार गिर जाती है, तो असमय सरकार यदि मतलब भंग हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस कार्यकाल का क्या होगा, क्या तुरंत चुनाव होंगे या आगे किस तरीके की व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो सके। एक जो और बड़ी चुनौती है वो ये है कि चूंकि लोकसभा को लेकर के राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, विधानसभा को लेकर के स्थानीय मुद्दे होते हैं, प्रदेश जो प्रादेशिक स्तर के मुद्दे होते हैं, इसी तरीके से यदि लोकल बॉडीज की बात करें तो बेहद स्थानीय मुद्दे होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि एक साथ चुनाव होते हैं तो चुनाव के दौरान जो इलेक्शन की प्रक्रिया है उस दौरान राजनीतिक दलों को यह सबसे बड़ा डर सता रहा है कि
उनके जो स्थानीय मुद्दे हैं वो गौण हो सकते हैं और राष्ट्रीय मुद्दे उस पर हावी हो सकते हैं। ये एक जो है बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और संवैधानिक चुनौती ये है कि अगर जो है किसी राज्य का प्रशासनिक तंत्र या सरकार काम करने में नाकाम रहती है और वहां अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो उसका क्या होगा, या क्या वो राष्ट्रपति शासन अगले जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के उस समय तक जारी रहेगा, या बीच में जो है राष्ट्रपति शासन एक बार समाप्त होने के बाद उसके गठन की प्रक्रिया क्या होगी, नया चुनाव होगा या जो पहले से ही चुनाव हो चुका है उसी में से कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। इसके अलावा यदि वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना है तो उसके लिए कई संवैधानिक जो है संशोधन करने पड़ेंगे, जैसे जो आर्टिकल 83 है, अनुच्छेद 83, 85, 172, 356 और 174, इनमें जो है परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके अलावा जो विधानसभाओं का कार्यकाल है और लोकसभा का कार्यकाल है उसमें तालमेल बिठाने के लिए भी संवैधानिक परिवर्तन करना पड़ेगा। इस तरीके से कुछ संवैधानिक चुनौतियां हैं जिससे जो है कोई भी कानून लाने के पहले उससे निपटना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो विपक्षी दल है, विपक्षी दल इस वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध क्यों करते हैं, ऐसा क्या कारण है? तो जो सबसे बड़ा कारण, जैसा कि मैंने बताया कि जब एक साथ चुनाव होंगे तो जो बहुत सारे विपक्षी दलों का ब्रेड एंड बटर स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों के आधार पर वो चुनाव लड़ते हैं। और रीजनल पार्टीज के साथ भी यही है कि क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं वो भी स्थानीय मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ती हैं। ऐसी स्थिति में जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव और लोकल बॉडीज के चुनाव एक साथ होंगे तो जो स्थानीय मुद्दे हैं वो दब सकते हैं। तो यह आशंका जो है विपक्षी दलों को है और इसीलिए उनको एक डर सता रहा है कि इसे किसी भी कीमत पे लागू ना किया जाए। इसके अलावा उनका यह भी आरोप है कि जब विधानसभाओं का कार्यकाल और लोकसभा का कार्यकाल है तो एक, लेकिन एक साथ जब चुनाव होंगे तो जो केंद्र सरकार है उसका विधानसभाओं पर और अधिक प्रभुत्व हो जाएगा या हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में वो पूरी तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। एक और बड़ा कारण, एक और बड़ा तर्क जो विपक्षी दल देते हैं, उनका कहना है कि यदि लोकसभा और विधानसभाओं के और इसके अलावा स्थानीय जो निकाय हैं उनके चुनाव यदि एक साथ कराए जाते हैं तो उसके लिए चुनाव आयोग सक्षम नहीं है, उसके पास अभी इतने ईवीएम मशीनें नहीं हैं, इतना फोर्स नहीं है, तो उन और संसाधन नहीं है, तो इन सब को जुटाने के लिए बहुत अधिक जो है पैसे की आवश्यकता होगी और उसके चलते भी ये व्यवहारिक नहीं है, ऐसा तर्क वो देते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में चुनौतियां निसंदेह बहुत हैं और कई ऐसी जो है उसमें चैलेंजेस हैं जिनको लागू करने के पहले फेस करना पड़ेगा। लेकिन ये कोई भी ऐसी चुनौतियां नहीं हैं जिनको दूर नहीं किया जा सकता। अगर बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट की बात है, व्यय की बात है, तो कभी ना कभी एक बार तो ईवीएम मशीनें खरीदने में, सरकारी तंत्र को तैयार करने में, कर्मचारियों को तैयार करने में, संसाधन जुटाने के लिए एक बार तो प्रयास करने होंगे। वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद वो जो खर्चा है लगातार कम हो जाएगा और अभी जिस तरीके से अनावश्यक धन व्यय हो रहा है, समय व्यय हो रहा है, और चूंकि हमने ये देखा है कि हमने एक ट्रेंड पाया है कि लगभग हर साल किसी ना किसी विधानसभा के चुनाव होते हैं और किसी ना किसी जो है स्थानीय निकाय के राज्य के चुनाव होते हैं और फिर इसके बाद हर 5 साल में लोकसभा के चुनाव होते हैं। ऐसी स्थिति में जो मशीनरी है उसका दुरुपयोग होता है और विकास की गति धीमी होती है और समय भी जाया होता है और लोगों की भी रुचि उसमें लगातार कम होती रहती है। तो मेरा मानना है कि यदि इन जो है कमियों को, त्रुटियों को दूर कर लिया जाता है और एक सशक्त वन नेशन
वन इलेक्शन के साथ जो है सरकार आती है तो मुझे लगता है कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। मित्रों, मैंने जो आपके समक्ष ये विश्लेषण प्रस्तुत किया है, आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।